नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। ये मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन, क्योंकि आज चुनावों के नतीजे आए हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज सुबह से आपको रफ्तार से सटीक वो नतीजे दिखा रहा है जो अब फाइनल नंबर्स में टैली में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। जिस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसका रिजल्ट आ चुका है और इन नतीजों के निचोड़ में 5 बातें साफ हो जाती है और उन 5 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूं। जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां स्क्रीन पर आपके सामने आएगी, वो ये है कि देश में ब्रांड मोदी की चमक जो है वो बरकरार है। बीजेपी में योगी का कद बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पिछली मर्तबा योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन इस बार 5 साल सरकार चलाने के बाद, उत्तर प्रदेश चलाने के बाद, उसी सरकार ने चुनाव जीता है और योगी के नाम पर जीता है। कांग्रेस का कद कई रीजनल पार्टी से भी छोटा हो गया है, यह महत्वपूर्ण बात। आम आदमी पार्टी विपक्ष की खाली जगह भरती हुई इस वक्त दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, 2024 में मोदी को चुनौती देने वाला अभी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज आए नतीजों में सबसे अहम है उत्तर प्रदेश का जनादेश, जिसने यूपी के चुनावी इतिहास की कई धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है, कई बातों को एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। MY फैक्टर बीजेपी वाला, यानी मोदी और योगी की जोड़ी पर मुहर लगा दी है और यह भी साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मोदी नाम अजय है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। ये होली जीत की है। ये ढोल नगाड़े ऐलान करते हैं कि यूपी में मोदी का जादू कायम है। ये जश्न 37 साल बाद यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखे जाने की है। ये जय जयकार ब्रांड मोदी के और मजबूत होने का ऐलान करती है। वो ब्रांड जो न तो राजनीति के समीकरणों की परवाह करता है और न ही परंपराओं की। अभी तो यूपी में एंट्री करने के बाद से अब तक मोदी अजय बने हुए हैं और वो खुद भी इसका जिक्र करते हैं। और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। मोदी को यूपी की राजनीति में कदम रखे हुए 8 साल बीत चुके हैं और चुनावी नतीजे यही कहते हैं कि उनका जादू बरकरार है। मोदी ने यूपी में सियासी कुरुक्षेत्र में एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव से की और इसमें एनडीए 80 में से 73 सीटें जीती। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के मैजिक ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 325 सीटों पर कमल खिला दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी ने 64 सीटें अपने खाते में की और इस तरह मोदी ने यूपी में जीत का चौका लगा दिया। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी के विश्वास पे लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी की वो अपील कि आपका नमक खाया है, मरते दम तक कर्जा अदा करूंगा, उस पे लोगों का विश्वास था, क्योंकि लोगों को लगा जब जब संकट आया, चाहे देश पे हो या उन पे, मोदी जी खड़े रहे। यूपी में इस बार बीजेपी की राहें आसान नहीं मानी जा रही थीं, लेकिन ब्रांड मोदी ने यूपी में बीजेपी के सारे संकट हर लिए। चुनाव शुरू होते ही किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा थी।
मोदी ने उसे खत्म किया। कोरोना संकट में यूपी सरकार पर जो दाग लगे उसे भी ब्रांड मोदी ने धो दिया और अखिलेश के जातीय समीकरण को भी मोदी ने बखूबी काटा। यूपी में मोदी के चुनावी भाषण इस बात का सबूत हैं कि वो बीजेपी के राह के रोड़ों को अच्छी तरह समझ रहे थे और उन्हें बखूबी हटाते चले गए। नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, उनका लगातार उत्थान करने का। मोदी नाम की चमक नतीजों और नंबर में भी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में मोदी की रैलियों ने किस तरह बीजेपी की झोली में वोट बटोरे, वो भी यूपी में ब्रांड मोदी के बरकरार रहने का सबूत है। मोदी ने यूपी में 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैली की। इन रैलियों के जरिए लगभग 126 सीटों को कवर किया। इन 126 सीटों में से 105 सीटों पर कमल खिला। इस तरह मोदी की रैलियों का ही स्ट्राइक रेट करीब 85% है। सातवें चरण से पहले तो मोदी ने काशी में अपना डेरा ही जमा लिया। इसका भी बीजेपी को फायदा हुआ। हालांकि जीत की सुगंध मोदी को पहले ही मिल गई थी। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे। देखो देखो कौन आया। हालांकि यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। जितने भी सर्वे आ रहे थे उनमें बीजेपी को बढ़त तो थी, लेकिन अखिलेश यादव का भी ग्राफ बढ़ रहा था। फिर अखिलेश ने जातीय समीकरणों का गठबंधन से वार किया तो मोदी ने अखिलेश के पुराने शासन की यादों को जनता के जहन में ताजा करना शुरू कर दिया और मोदी योगी की जोड़ी इस काम पर लग गई। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। मोदी का ब्रांड और योगी का काम आखिरकार नतीजों में बदला और यूपी में बीजेपी की जीत ने कई धारणाओं और परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यूपी में 37 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए जीत हासिल कर रही है। यही नहीं, पूरे 5 साल तक सीएम रहने के बाद अगला चुनाव जीतने वाले योगी यूपी के पहले सीएम बन गए हैं और उन्होंने नोएडा दौरा करने वाले सीएम की सत्ता में वापसी न होने वाली धारणा को भी तोड़ दिया है। हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जाहिर है ये जीत खास है और इसलिए इसका जश्न भी बेहद खास, जो यूपी से लेकर दिल्ली तक दिख रहा है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास मेहमान इस वक्त मास्टर स्ट्रोक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपना विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, बगैर नाम लिए उन्होंने हमला बोला परिवारवाद पर, उन्होंने हमला बोला उन तमाम बातों को लेकर जिससे उन पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे थे। क्या कहा उन्होंने परिवारवाद को लेकर, सुनिए। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है।
नाम नहीं लिया लेकिन पूरा का पूरा हमला बोल दिया। टैली इस वक्त आपको ऊपर यहां स्क्रीन पर नजर आ रही है। 403 में से 273 बीजेपी, 125 समाजवादी पार्टी, बसपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से क्या 5 बड़ी बातें निकल कर आती है मैं आपको बताना चाहती हूं। लेकिन उन बड़ी बातों के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि 2024 का चुनाव अभी सबके जहन में चल रहा है। पहला तो यह कि देश में ब्रांड मोदी की चमक बरकरार है, वो ब्राइटनेस, वो तेज जो है वो बरकरार है। दूसरा, बीजेपी में योगी का कद अब बहुत बढ़ चुका है क्योंकि इस बार उनके नाम पर चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने न सिर्फ जीता है बल्कि इतिहास रच दिया है। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस का कद कई रीजनल पार्टी से भी छोटा हो चुका है। इनफैक्ट जेडीयू जो एक आध सीट पर लड़ी है, वहां अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो वो कांग्रेस से इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। चौथी बड़ी बात क्या है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष का जो वो वॉइड क्रिएट किया हुआ था वो कहीं ना कहीं भरती हुई साफ तौर पर दिख रही है। वो खाली जगह भरती हुई आम आदमी पार्टी पंजाब में उस बढ़िया जीत के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पांचवी बड़ी बात, इन नतीजों को लेकर यह आ रही है कि 2024 में मोदी को चैलेंज करने वाला या मोदी को चुनौती देने वाला अभी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और अब इसी का आकलन और विश्लेषण करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। सबसे पहले तो लेखक और आजकल राजनीतिक विश्लेषण में बहुत दिलचस्पी ले रहे चेतन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम चेतन। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर साहब जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना दल की अनुप्रिया पटेल अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीरज मेरे सहयोगी लगातार इन चुनावों को कवर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हर एक मंत्री, हर एक नेता, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बाशिंदे से जो हैं वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत शशि जी आपसे करना चाहूंगी। एग्जिट पोल को लेकर खूब चर्चा हुई कि ये एग्जिट पोल जो है बहुतों को एग्जिट कर देंगे। आज नतीजे आ चुके हैं, 5 बड़ी बातें मैं बता चुकी हूं। अब शशि साहब, आप वो 5 और महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए जो अब से 2024 तक जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, आज के चुनाव को देखिए तो 2024 का खाका बहुत कुछ साफ हो जाता है। जिन स्टेट्स में चुनाव थे वो स्टेट्स कैसे थे। गोवा जहाँ ईसाई हैं बड़ी संख्या में, वहां पर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गए, कुल 1 सीट रह गई, यानी 50% सीटें बीजेपी ने जीत ली। मणिपुर देखिए, मणिपुर में डाइवर्स सोसाइटी है पूरे तरीके से, कबीले हैं, क्रिश्चियंस भी हैं वहां पर। और इन दोनों स्टेट्स की खूबी ये थी कि पिछली बार ये यहाँ से जीते नहीं थे। पिछली बार भाजपा दूसरी पार्टी थी लेकिन कांग्रेस की अपनी काहली की वजह से उन्होंने सरकार बना ली थी। तो यहाँ इन्होंने न केवल कलंक को धोया बल्कि ऐसी गवर्नेंस दी जो कि इनको सत्ता में ले आई। उत्तर प्रदेश में दोबारा आना, इस पर बहुत कुछ आप लोग बोल चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उत्तराखंड एक और चमत्कार है, वहां भी अपनी डाइवर्सिटीज है, वहां के सामाजिक अंतर्विरोध बहुत ज्यादा हैं और छोटी स्टेट होने की वजह से वहां के मुख्यमंत्री शहीद होते रहे हैं। आप इस बार भी देखिए, धामी हार गए, हरीश रावत हार गए, यानी मुख्यमंत्री के जो 2 मुख्य कंटेंडर थे वो हार गए, लेकिन बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीत क्यों रही है? बीजेपी जीत इसलिए रही है, जो प्रधानमंत्री के भाषणों में अगर आप ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है, दमदार नेता, राष्ट्र कल्याणकारी योजनाएं और उनका जबरदस्त एग्जीक्यूशन, राष्ट्रवाद और उसके ऊपर से धर्म का जानदार तड़का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रोबिका, इतने चुनावों में जाति, कबीले, स्थान, भाषाओं, इन सब को लांघने के बाद अब समय आ गया है जब नरेंद्र मोदी इस बात का चिंतन करें कि देश की जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं उनको अपने से कैसा जोड़ा जाए। और अल्पसंख्यकों के लिए भी ये समय आ गया है कि वो किसी एक पार्टी को छूट न माने, क्योंकि उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बराबर के भागीदार वो हैं। 2024 तक का टास्क ये है और जो इनके एडवांटेजेस हैं वो मैंने इन 4 चुनावों के जरिए आपको बताए। एक बात जो और मोदी जी ने कही थी, मैं उससे सहमत हूँ, पंजाब आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरेगी। और अगर आप बीजेपी का एडवांटेज देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस और कम्युनिस्टों को साफ करके उन्होंने बीजेपी के लिए दूसरा रास्ता छोड़ा।
नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं। अरविंद केजरीवाल, आज सारी पार्टियां साफ हो गई, लेकिन दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जीतते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। पंजाब में ये कहानी दोहराई जाने वाली है। एक और चीज मुझे 2024 से पहले दिखती है, क्या कोई रीयूनिटी होगी महाराष्ट्र में? क्या हेमंत सोरेन एक बार अपना फिर से कोई रास्ता तलाशेंगे, फिर से उन्हें पुराने घर में आने की जरूरत महसूस होगी? ये दो सवाल भी ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में असर डालेंगे। शशि जी, सारी बातें आपने कह दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे भी दिल को छूती है वो ये है कि आपने अब सब करके दिखा दिया है। अब अल्पसंख्यकों को ये समझ लेना चाहिए कि वो हराने वाली जो उनके दिल में एक नीति बैठी हुई है उसको वो बाहर कर दें, और सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि कैसे ये सबसे बड़े अल्पसंख्यक और उनके बीच में जो खाई है उसको खत्म कर दी जाए। चेतन, आपका क्या टेक है? एग्जिट पोल से आप हमारे साथ जुड़े और अब तक आपने जो नतीजे आए हैं फाइनल, तब तक आपने बहुत चीजें देख ली, बहुत पानी बहा। आपका जो टेक है वो क्या है, वो कौन सी बड़ी बातें हैं? पहली बात तो जो एग्जिट पोल वालों को बेचारों को इतना उनको ताने दिए जाते हैं कि ये क्या चीज है। एग्जिट पोल्स में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, काफी वैज्ञानिक तरीके से वो किए जाते हैं और जो कंपनियां करती हैं और जो टीवी चैनल करवाते हैं थोड़ी मेहनत लगती है। और इस बार क्योंकि वो सही भी हुए हैं, आई थिंक जब गलत होते हैं तो अब इतना सुनाते हैं, जब सही हुए सारे सही थे और उन पोल्स के साथ उन्होंने अच्छा काम किया, पहली बात तो वो। और जो इन इलेक्शन के सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस इस वक्त ये हैं, जो सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री ने भी कही कि 2022 के इस नतीजे में 2024 का नतीजा सेट है, राइट, तय कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, आज अगर यूपी बीजेपी हार गया होता तो अखिलेश की विक्ट्री तो होती, ठीक है, लेकिन कल से आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे, मोदी मैजिक फिनिश्ड, ये अब बीजेपी क्या करेगी, क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, ऑपोजिशन कैसे मिलेगा, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, ये सारी चीजें शुरू हो जाती। सिर्फ 75 सीटें, मतलब 40 सीटें बीजेपी की जगह इधर हो जाती, इधर से उधर, तो पूरी गेम चेंज हो जाती। ऑफ कोर्स नहीं हुई है, तो लोग बीजेपी से खुश हैं सिवाय पंजाब फार्मर्स की वजह से। हालांकि काफी सारे वोट बीजेपी को नहीं भी पड़े हैं, वो 40% वोट शेयर है, सबसे बड़ा वोट शेयर है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 60% लोग यूपी में भी उन्होंने अलग पार्टियों को वोट दिया जो कि सिर्फ एक स्टेट है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, ना उनमें कोई भरोसा है, नो फेथ नो लाइकिंग, ना भरोसा है, ना उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं और ना ही कांग्रेस में कोई बदलाव होता दिख रहे हैं। लोग थकी हुई पुरानी चीजें, वही घोल मोल, ट्विटर पे बीजेपी को गालियां देना, इससे नहीं इंप्रेस होते हैं। कुछ नया, आपको जेन्युइन चीज देने का जमाना है, जहां आजकल सब कुछ लाइव दिखता है, लोग रील्स बनाते हैं, लोग इंस्टा पे लाइव जाते हैं, सब कुछ दिखता है। आप ऐसे वही टेढ़ी घिसी-पिटी बातें नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी वेल डन, एक तरह से ये जो आम आदमी पार्टी की जीत है, ये योगी जी की जीत से भी एक तरह से बड़ी है, क्योंकि पहली बार एक रीजनल पार्टी ने 2 स्टेट्स जीती हैं और अगर 2 जीती हैं तो 4 भी जीत सकते हैं, 8 भी जीत सकते हैं। और आई डोंट नो 24 में उनका कितना हाल रहेगा, लेकिन 29 के इलेक्शन में डेफिनेटली आप काफी बड़ी पार्टी होगी, जो ऐसे लगता दूर है लेकिन एक पार्टी के हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही फास्ट ग्रोथ है। पब्लिक अपना वोट वेस्ट नहीं करती, इसलिए बसपा को, शशि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं पर चेतन, बस आखिरी चीज मैं ये बोलूंगा, और जो मैंने आपको सुबह भी बोला था कि आज मोदी कैप्टन है टीम के और योगी मैन ऑफ द मैच है। और चेतन यकीन मानिए, एक पार्टी में आपका जो आकलन है ये मैं 15 मर्तबा दोहरा चुकी हूँ। वो जितने भी लोग यहाँ पर एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं कि चेतन भगत ये क्लियरली कह चुके हैं कि कैप्टन मोदी है और मैन ऑफ द मैच जो है योगी है। इसमें दोनों की जीत साफ तौर पर दिख रही है, किसी तरह का कोई कंपैरिजन आ नहीं रहा है। और ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यहाँ पर थे उनको ये बात जो है बड़ी पसंद आई है। नीरज भी है। शशि जी मैं आपके पास आऊँ उससे पहले नीरज चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज अब आप स्थिति किस तरीके की देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी मंत्री हैं जो जीत नहीं दर्ज कर पाए। बहुत बड़े लेवल पर बीजेपी की जीत जरूर हुई है, लेकिन अब आगे का रास्ता कैसा होने वाला है? वही बुलडोजर वाली जो है लाइन और लेंथ योगी आदित्यनाथ पकड़ने वाले हैं या कुछ और बदलाव होंगे?
देखिए रूबिका, मैं थोड़ा सा अलग देखता हूं। 2017 वाली सरकार और 2022 वाली सरकार में बहुत सारे अंतर हैं। इसलिए अंतर है क्योंकि अब इस सरकार ने एक बात साबित किया है कि 2017 से 22 तक उन्होंने जो काम किए उसे कहीं ना कहीं जनता ने पसंद किया है। अब तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो संगठन की मजबूती और साफ सुथरा नेतृत्व, यानी कि मोदी और योगी का नेतृत्व, और तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इन तीनों का असर रहा है जो 2022 में इनको सीधे तौर पर मैंडेट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यों की समीक्षा करेगी और 2017 से लेकर 2022 में जो कुछ कमियां रह गई हैं, चाहे वो किसी भी तरह की, उनको दूर करने की कोशिश भी करेगी। और जो संगठन में कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान ये जो हम लोगों ने महसूस किया और पार्टी ने भी ये महसूस किया, और नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से इस बात को कहा कि जो हमारे और आपके बीच की जो कमियां रह गई उसे बाद में चुनाव के बाद दूर किया जाएगा, चाहे वो किसानों का जानवरों के से नुकसान होने वाला हो या दूसरी जो बातें रही हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी को उस पर समीक्षा भी करेंगे और 2022 में जब सरकार शुरू होगी मतलब तो इस उन जीत पर ध्यान में रखते गोल्ड हुए काम शुरू होगा। सुनहरी पॉलिश जो है वो लगाने की कोशिश है। आप ये सोचे कोशिश होगी, मतलब पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि 2024 सामने खड़ा हुआ है। अनुप्रिया पटेल भी अपना दल की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुप्रिया जी, इस जीत के लिए आपको ढेरों सारी, बहुत सारी बधाई। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत वाले भाषण में ये कह रहे थे कि पहली मर्तबा जिन्होंने वोट किया और खासकर महिलाएं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनको थैंक यू। आप उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ जुड़ी महिलाओं में एक कद्दावर चेहरा है। तो आज इस जीत को आप कैसे देख रही हैं? बहुत शानदार जीत है और हमारी अपेक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप ये जीत है। हमेशा से पूरा विश्वास था कि एनडीए पूरी ताकत के साथ और ज़ोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से, प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगा। उसने किया भी। महिलाओं की खासी भूमिका रही, क्योंकि हमारी जो सरकार की योजनाएं रही वो महिलाओं को ध्यान में रखकर, उन्हें केंद्र में रखकर बनाई गई। उनका लाभ महिलाओं तक पहुंचा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एम्पावरमेंट हो, शौचालय का निर्माण हो, या जो हमने फ्री हाउसिंग बनाई, आवास के स्वामित्व महिलाओं के नाम पर हो, या एक बेहतर सुरक्षित वातावरण हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन्होंने महिलाओं के मन में एक जगह बनाई। और महिला वोटर जो बहुत अहम हो चुकी है लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आधी आबादी है। अनुप्रिया जी, उन्होंने भी महिला वोटर्स का आप जिक्र कर रही हैं, मैं महिला कैंडिडेट का जिक्र करूंगी। आपकी बहन पल्लवी वो सिरातू से जीतती हुई नजर आ रही है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। पार्टियां अलग है, पर आपकी बहन है जो जीत दर्ज कर रही है और उप मुख्यमंत्री को हरा रही है। चुनाव है, ये चुनाव है। हार जीत दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी चुनाव के मैदान में आता है उसको हार और जीत दोनों के प्रति संभाव से स्वीकार्यता रखनी चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कौन सी नई बात है। आप अपनी बहन को शुभकामनाएं नहीं देंगी? मैं हर जीतने वाले प्रत्याशी को, चाहे एनडीए का हो चाहे ऑपोजिशन को, हर किसी को मैं शुभकामनाएं दूंगी, ढेर सारी। अनुप्रिया जी, इस सरकार में आप ये लोकतंत्र की जीत होती है, ऑपोजिशन का भी अपना हिस्सा होता है। अनुप्रिया जी, इस सरकार में आप अपनी पार्टी की क्या भूमिका देख रही हैं? हमारी पार्टी की एक अहम भूमिका है इस सरकार को बनाने में। पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जानता है। एनडीए के हम अहम सहयोगी हैं। चौथा इलेक्शन हमने साथ में लड़ा है। अपना दल भाजपा के साथ 2014 से लड़ रहा है। 14, 17, 19 और अब 22। उत्तर प्रदेश की जनता अपना दल और भाजपा के गठबंधन को बहुत पसंद करती है और इसलिए बार बार वोट देती है। तो अब सरकार में आए हैं, हमारी भी भूमिका होगी। हमारा बड़ा सहयोगी दल है, हमारे साथ निषाद पार्टी भी है। हम साथ में मिलके, ये एक साझा प्रयास था, साझी जीत है, साझी सबकी एक भूमिका होगी, उसको तय कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। फिलहाल हम रुक रहे हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की जीत ने राजनीतिक ग्रामर को कैसे बदल कर रख दिया है, उस पर चर्चा होगी। हम लौट रहे हैं, जल्दी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। पार्टी जिसने सरकार चलाई वो आती है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे ग्रामर को बदल कर रख दिया है। और इसीलिए शशि जी कहा जा रहा है कि वो जो कभी MY धर्मों का और जातियों का फैक्टर हुआ करता था, अब वो मोदी और योगी में तब्दील हो गया है। अब वो मुस्लिम और यादव भर में नहीं रह गया है। देखिए, ये बात तय है। पिछले 4 चुनावों से आप देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारतीय राजनीति को भी
2014 और 2012 के 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। 2014 से पहले की राजनीति थोड़ी अलग तरीके की थी। मोदी ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की आकर। अगर आप मोदी और शाह के टोटल नैरेटिव को देखिए, जो उन्होंने सियासी नैरेटिव गढ़ा, तो उन्होंने उन सारी चीजों पर से पर्दा उठा के फेंक दिया जिस पर कभी बात नहीं की जाती थी। जैसे अगर कभी धर्म की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करते हैं, हमारी ये आस्था है, हमारी ये मान्यता है, और उस पर वो कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन पिछले चुनाव के बाद 2019 की जीत के बाद उन्होंने अपनी 3 बातों में सबका विश्वास भी जोड़ा, और सबका विश्वास शायद उनको ये एहसास था इस बात का कि ये जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं ये आने वाले दिनों में कुछ बदलाव कर सकती है। आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ रूबिका, कि चुनावों का परिवर्तन कैसे होता है। एक मेरे पुराने कुलीग हैं जो जिस चैनल में मैं किसी जमाने में काम करता था, तो मेरे साथ तो कैमरा मैन होते थे। अच्छा। अयोध्या में वो मुझे मिल गए, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुसलमान हैं। तो आए, उन्होंने मुझे नमस्कार वगैरह किया, कुछ बात हुई। मैंने भाई कैसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ, चुनाव कैसा रहा? तो उन्होंने कहा भाई साहब, अरे सर गजब हो गया, मेरी बहन ने बीजेपी को वोट किया। तो मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि भाई आप शोहदे रास्ते में छेड़ते नहीं। तो ये एक परिवर्तन है जब आम आदमी को वो चीजें दिखने लग जाती हैं जो पहले वो अपना राइट समझता था, लेकिन उसको लगता था सब चलता है, ये सब चलता है का एटीट्यूड बदल गया। योगी की यहाँ मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, योगी अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पुलिस को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा, कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा, और ये चुनाव लड़कर कभी आज तक कुछ जीता नहीं है। पहली बार उन्हें इतना यकीन था कि इस पर वो चुनाव जीतेंगे। और मुजफ्फरनगर का एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण और हैं। रही बात कल्याणकारी योजनाओं की, जो चर्चा नहीं हो रही, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर रह गई है सिमट कर। एक सीट बहुजन समाज पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने अपने मत प्रतिशत को हमेशा संयोजित करके रखा, इकट्ठा करके रखा। वो पार्टी जो किसी को भी वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम थी। आप पिछली बार देखिए, पिछले विधानसभा के चुनावों में, पिछले लोकसभा के चुनावों में जो उनके साथ होता था, जाटों बनता था और दलित बनता था, उधर चला जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले नॉन जाटों दलित तोड़े, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जाटवों ने मायावती से मुंह फेर लिया है। ये क्या साबित करता है? आगरा के एक जाटव लड़के ने मुझे बताया जब मैं चुनाव यात्रा पर था कि वोट वो हमारा लेती हैं, लेकिन टिकट अमीर लोगों को देती, क्योंकि टिकट बांटने का मायावती तो बहुत सारे आकलन जो है उसे धता साबित कर दिया इस जीत ने। शशि जी, आपने 2 लोगों का जिक्र किया, और मैं पर्सनली आपको बता रही हूं कि ऐसे ही 2 लोगों से मेरी बात हुई। एक थे पप्पू खान, जो कि गाड़ी चलाते थे, पायलट हैं, और उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल मैंने योगी आदित्यनाथ से किया था। उसके बारे में मैं आगे बताऊं उससे पहले ये अपर्णा यादव देखिए, विजय तिलक लगाती हुई योगी आदित्यनाथ को नजर आ रही हैं। उनकी बिटिया है जो योगी आदित्यनाथ को विजय तिलक लगा रही है। भगवा धारण किया है अपर्णा यादव ने, यादव खानदान की, या ये कहिए मुलायम सिंह यादव की बहू है, और उन्होंने मुखालिफत की, बीजेपी में आई, और आज जीत का जश्न मनाने में सबसे आगे अपर्णा यादव। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा अंतराल और लौटेंगे। चेतन भगत भी हमारे साथ मौजूद है और शशि शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। आकलन का दौर थमा नहीं है। आ रही है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए हैं, और सिराथू में वहां पत्थर चल रहे हैं। नतीजों के बाद सिराथू में भारी बवाल हो रहा है। प्रयागराज के करीब सिराथू में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले लाठियां चली। एक दूसरे के समर्थक वहां पर पल्लवी पटेल जो हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में थी, वो जीत गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम चुनाव हार गए हैं, और उसी के बाद भारी मात्रा में एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे पर अटैक करने लगे, एक दूसरे पर हमला करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि वहां भारी मात्रा में, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाना पड़ा। फिलहाल एक और छोटे से अंतराल के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं। शशि जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके के सवाल
आज के नतीजों के बाद उठने लगे हैं। हालांकि ये सवाल 2014 के बाद से उठ ही रहे थे, लेकिन आज और ज्यादा अहम हो जाते हैं और तेज धार वाले हो जाते हैं। पहले परिवारवाद पर कैसे हमला बोला नरेंद्र मोदी ने, सुनिए आप। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। शशि जी, कांग्रेस की हालत तो बद से बदतर हो गई है, अदर्स उससे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। छोटी रीजनल पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा यहां पर पावरफुल दिखाई दे रही है। उनके लिए सजेशन क्या होगा? नहीं, हमारे आपके सजेशन वो सुनते नहीं है रूबिका, उन्हें सुनने की आदत नहीं है, और जब सुनने की आदत नहीं है तो ये लोकतंत्र है, वो उसका न्याय कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश के चरित्र के साथ उसका मेल खाता है, लेकिन शायद अब गांधी परिवार या तो बैक सीट ले या गांधी परिवार आमूल चूल परिवर्तन करे। मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा 1 मिनट में। आपने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके साथ सिद्धू जी को भी लगा दिया। अब वो एक ऐसा आदमी जो कि अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को कर्ज कर रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। इसी तरीके से आप बेहिस होकर या तो फैसले करें, और जब फैसले करें तो पूरे करें, क्योंकि सारी गालियां आपको पड़ती हैं, सारा अपयश आपके हिस्से में आता है, और जो आपकी सफलता है उसमें हिस्सेदार और लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि फैसले गलत थे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बहुत स्ट्रांग नारा था, लेकिन नारे से थोड़ी काम होता है, इवेंट से थोड़ी काम होता है, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ड्रीम देते हैं, नरेंद्र मोदी योजना बनाते हैं, नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूट करते हैं, नरेंद्र मोदी एग्जिबिट करते हैं, उसे दिखाते भी हैं ठीक से। तो ये उनको अपने दूसरों से सीखना पड़ेगा। अगर मोदी से उन्हें जीतना है तो उन्हें मोदी की तरह सोचना सीखना होगा। अब वो अपनी सोच से न चले, बस अकेली एडवाइस यही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है शशि जी, क्योंकि आपका अनुभव, आपने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा है, उनको उरूज पर जाते हुए देखा है, उनको धरातल पर आते हुए देखा है, और इसीलिए कांग्रेस को अब सुन लेना। सबसे पहला काम तो यही कि आत्ममंथन और चिंतन से पहले सुनना शुरू कर देना चाहिए। आपको सुन ले, समझ ले, तो आगे कुछ रास्ता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि शेखर साहब, हमारे साथ इस पूरे टाइम जब आकलन हुआ है चुनावी, जुड़ने के लिए। आपकी बातें जनता ने बहुत पसंद की है, आपके आकलन को जनता ने बहुत सराहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट सर। अभी मास्टर स्ट्रोक में हम रुक रहे हैं। मोदी के लिए उपयोगी साबित हुए हैं योगी, एक इतिहास रच दिया है। उधर पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने भी इतिहास रच दिया है। कुल मिलाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव पार्टियों ने जीते, हारे भी जीती जनता और लोकतंत्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।